हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथोलॉजिक बिहाइंड। सो अब ये गेट 2018 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का। सो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है हमारे पास। सो कंसिडर द सबस्पेस W1 एक सबस्पेस है। गिवन है x1 x2 x3 और यहाँ पे गिवन है x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 2x3 और W2 एक दूसरा सबस्पेस है जो कि x1 x2 x3 बिलोंग्स टू R3 एंड एक रिस्ट्रिक्शन गिवन है हमारे पास x1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2x3 एंड हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। सो डायमेंशन जब भी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें W1 प्लस W2 का। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 एंड माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो हमें इसका यूज़ करेंगे हम और फिर इसको यूज़ करके हम सॉल्यूशन बता पाएंगे। सो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ W1 देखते हैं क्या है। सो डायमेंशन ऑफ W1 फाइंड आउट करना होगा। तो W1 हमारे पास क्या है, एक्चुअली यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन कितने हैं, एक रिस्ट्रिक्शन है, हमें टोटल LI रिस्ट्रिक्शन देखना पड़ता है। तो एक ही रिस्ट्रिक्शन है तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है तो वो अपने आप LI हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाता है n माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन। ओके, LI रिस्ट्रिक्शन n क्या है हमारे पास R3, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो ये 2 हो जाएगा। और फिर डायमेंशन ऑफ W2 भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सो डायमेंशन ऑफ W2 भी क्या होगा n माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन और W2 में भी एक ही रिस्ट्रिक्शन है जो कि एक ही रिस्ट्रिक्शन है तो वो LI हो गया। सो एक ही LI रिस्ट्रिक्शन हुआ, सो 3 माइनस 1। अब हमें फाइंड आउट करना है W1 इंटरसेक्शन W2। तो अगर कोई भी वेक्टर एक्स वाई जेड अगर मान लेते हैं अगर x1 W1 इंटरसेक्शन W2 में अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक्स वाई जेड जो है वो W1 में भी है, W1 में भी है एंड एक्स वाई जेड जो है वो W2 में भी है। ठीक है, वो W2 में भी हो। तो अगर W1 में होगा तो ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेगा x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2W 2z और अगर ये W2 में है तो ये W2 का भी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेगा विच इज x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2z। ओके, और हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ से LI हैं। ठीक है, दोनों के दोनों रिस्ट्रिक्शन LI हैं। तो आप इनको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दो इक्वेशन आएंगी दोनों LI हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई प्लस माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। तो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में वो सारे एलिमेंट आएंगे x y z R3 का जो कि x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0 होगा एंड x माइनस 3y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या है LI रिस्ट्रिक्शन है। तो जब हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 का, सो ये हमारे पास हो जाएगा n माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन, दोनों के दोनों रिस्ट्रिक्शन जो इस पे लगे हैं वो दोनों के दोनों LI हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले में अगर रख देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, डायमेंशन W1 प्लस W2 मिल जाएगा। सो W1 की डायमेंशन 2 है, W2 की 2 है एंड W1 इंटरसेक्शन W2 की 1 है। सो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 3। सो W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी हो गई, 3 हो गई। देख सकते हैं हमने बस एक फार्मूला यूज़ किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इक्वेशन हमेशा इस टॉपिक से रहता है डायमेंशन से, तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू a 2f 0 2f b 3f 0 3f c वेयर a b c f आर रियल नंबर एंड f इज नॉन जीरो। तो f को नॉन जीरो लेना है। द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ a इक्वल्स, तो हमें सबसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ
किसी भी आइगन वैल्यूज लैम्डा की क्या होती है, नलिटी होती है। ओके, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। सो ये हमारे पास क्या होता है, किसी भी आइगन वैल्यूज की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, ए बी सी एंड एफ आर रियल नंबर्स, ये क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं, और एफ जो है वो नॉन जीरो है। तो हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल से इसके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। एफ नॉन जीरो मान लेते हैं, तो एफ को हम 1 मान लेते हैं और बाकी सबको 0 मान लेते हैं। तो ए को भी 0 मान लिया, बी को भी 0 माना और सी को भी 0 माना। एफ को नहीं मान सकते तो एफ को 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, ओके। सो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स बन गई, इसका मतलब क्या है कि सारी इसमें क्या है, देखो ये मैट्रिक्स को जब हम इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या आता है इस मैट्रिक्स का। सो अगर ये मैट्रिक्स ए हमारे पास, सो डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0, एक्चुअली 0 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, वन आइगन वैल्यू इज 0। तो इसकी एक आइगन वैल्यू जो है वो 0 हो गई हमारे पास। और इसकी जो आइगन वैल्यूज का सम होता है, सपोज मान लेते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2, और दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं या दो आइगन वैल्यूज हैं, और 0 भी एक तीसरा आइगन वैल्यू है, तो इन तीनों का सम जो होगा वो ट्रेस के बराबर होगा। सो ट्रेस क्या हमारे पास 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 होगा। ओके, तो अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से क्या है, ये एक्चुअली में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सारी आइगन वैल्यूज रियल होंगी। सो इसका मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 रियल होगा, ठीक है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज रियल होती हैं, तो ये सारी रियल होंगी। तो अगर मान लेते हैं लैम्डा 1 0 है, अगर लैम्डा 1 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 भी 0 होगा, और एक आइगन वैल्यूज ऑलरेडी 0 है, तो ऑल आइगन वैल्यूज आर 0 हो जाएंगी। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 0। ओके, बट ये तो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है इसकी सारी आइगन वैल्यूज 0 होती हैं। तो ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। आप अगर कैलकुलेट करोगे ए स्क्वायर तो नॉन जीरो होगा, ए क्यूब कैलकुलेट करोगे तो भी नॉन जीरो आएगा। तो एक बार अगर ए क्यू तक नॉन जीरो आया तो फिर ये आगे नॉन जीरो ही रहने वाला है। ओके, तो ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब लैम्डा 1 जरूर लैम्डा 1 क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो अगर लैम्डा 1 नॉन जीरो होगा तो लैम्डा 2 भी नॉन जीरो होगा। बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव होना चाहिए, है ना। एक नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि दूसरा नेगेटिव है ना। सो लैम्डा 2 क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास ये गिवन है कि ये गिवन है, ये हमसे पूछ रहा है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लैम्डा 1 को कंसीडर कर लेते हैं, इन दोनों में से जो भी पॉजिटिव है उसको कंसीडर कर दे रहे हैं ये। और क्योंकि ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। तो जो भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी, वही अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी होगी, क्योंकि जब मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है तो एम और जीएम हर एक आइगन वैल्यूज का सेम हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 ही होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो एक ही पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव और एक 0। तो सबकी ज्योमेट्रिक अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही होगी, है ना। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को क्या बोलते हैं, नलिटी। तो हमें एक्चुअली में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ही निकालनी थी। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या आ गया आंसर, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने डायगोनलाइजेबिलिटी भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ट्रेस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ किया है इसमें। तो आप देख सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी एक रियल वेक्टर स्पेस है हमारे पास,
ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, P2R है एक्चुअली में ये, ठीक है। P2R का मतलब क्या होता है, set of all polynomial of degree at most 2 whose coefficient are from real of degree at most 2 whose coefficient from real। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो v से v पे है और v हमारे पास क्या है, P2R है। सो v से v पे हमारे पास गिवन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जब जब ये P2R से है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इस सेट में क्या आएंगे, a0 प्लस a1x n प्लस a2x स्क्वायर, यही होंगे, है ना। और जहाँ पे ai जो होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो सबसे पहले हम इमेज निकालेंगे, बेसिस की इमेज से मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर मैट्रिक्स हम इसके मैट्रिक्स को दे करके फिर जॉर्डन कैनिकल फॉर्म देखेंगे। सो टी ऑफ 1 की इमेज क्या आएगी, टी ऑफ पी एक्स, कोई भी पी एक्स अगर हमने उठाया तो वो 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस पी डैश पे जाता है। तो 1 का मतलब क्या हुआ, एक्स टू द पावर 0। ओके, सो टी ऑफ 1 अगर लेके चल रहे हैं, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, सो वैल्यू इज 2। देन टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स एंड प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विच इज 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2x। नेक्स्ट टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x, तो ये आएगा 0 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे 0x स्क्वायर, और अगर इसको लिखें तो इसको 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, मैट्रिक्स टी की जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, वो हमारे पास बनेगी 2 0 0 1 2 0 और 0 2 2, ये मैट्रिक्स बनेगी। सो मैट्रिक्स तो हमारे पास बन गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है जॉर्डन कैनिकल फॉर्म। सो इस मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनिकल फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं। सो मैट्रिक्स हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 एंड 2 और बाकी सब जगह 0। ओके, तो इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस टू रेज टू द पावर 3। ओके, अगर सबसे पहले हम देखें कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो इसको डिवाइड करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है, एम एक्स को क्या होना पड़ेगा, या तो एक्स माइनस 2 होना पड़ेगा, एक्स माइनस 2 स्क्वायर होना पड़ेगा, और एक्स माइनस 2 का क्यूब होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। ओके, सो ए माइनस 2 आई कैलकुलेट करते हैं। ए माइनस 2 आई क्या आएगा हमारे पास, ए माइनस 2 आई क्या होगा, 0 1 0 0 0 2 एंड 0 0 0। ओके, सो ए माइनस 2 आई जो है वो 0 नहीं हो रहा है, नॉट आइडेंटिकल के 0, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, इसके स्क्वायर को चेक करते हैं। सो ए माइनस 2 आई का स्क्वायर चेक करते हैं। ए माइनस 2 आई का स्क्वायर जब चेक करेंगे तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 0 0 मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 2 आ जाएगा विच इज़ अगेन नॉन जीरो। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता मिनिमल पॉलिनोमियल। सो मिनिमल पॉलिनोमियल फिर क्या होगा, यही होगा, है ना। सो एक्स माइनस मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारे पास, एक्स माइनस 2 का क्यूब, और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी क्या है, एक्स माइनस 2 का क्यूब। सो हम 3x3 की जॉर्डन कैनिकल फॉर्म बनाएंगे, तो सबसे बड़ा ब्लॉक 3 का ही बनेगा ना। सो 2 2 2 ये होगा यहाँ पे, और फिर 1 1, ये हमारे पास उसकी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म बन गई। इसको हम J3 2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन दी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज कितनी होंगी, काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 3 है और 2 5, टोटल 5 एंट्रीज हैं जो कि नॉन जीरो एंट्रीज है जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो 5 इसका आंसर देख सकते हैं आप। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि C01 with a real vector space of all continuous real valued function on 0 1, मतलब सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन है 0 1 से। ओके, एंड टी एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है हमारे पास 0 1 पे, और डिफाइन किया गया इस तरीके से टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। ओके, साइन एक्स प्लस वाई इन एफ वाई। सो देन डायमेंशन निकालना है रेंज स्पेस ऑफ टी का। तो रेंज स्पेस ऑफ टी का क्या डायमेंशन आएगा वो हमें देखना है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। ओके, सो हम y के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम टी ऑफ एफ ऑफ एक्स को देखें तो ये हमारे पास आएगा 0 to 1 साइन एक्स प्लस वाई को ओपन कर लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, एंड देन एफ वाई डी वाई। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ 0 1 एंड देन कॉस वाई एफ वाई डी वाई, ये हो गया। और देन हम आगे लिख सकते हैं कॉस एक्स एंड देन इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 साइन वाई एफ वाई डी वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस ये कुछ भी वैल्यू आएगा ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। सो एक इसको कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि इंटीग्रल डेफिनेट है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ओके, सो इसको हमने ए से लिख दिया। सो दिस इज साइन एक्स एंड ये कोई कांस्टेंट ए आएगा एंड प्लस कॉस एक्स इसी तरीके से, और फिर ये भी कोई वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। सो इसको हमने बी कह दिया। सो यहाँ पे हमारे पास हो गया ए टाइम्स ऑफ साइन एक्स एंड प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम रेंज स्पेस ऑफ टी को देखें, रेंज स्पेस ऑफ टी को देखें तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स से जनरेट हो रहा है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स से जनरेट हो रहा है। ओके, सो साइन एक्स और कॉस एक्स से अगर ये जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों एल आई हैं, साइन और कॉस आपस में एल आई हैं। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज स्पेस ऑफ टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी क्या होगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसीडर आर स्क्वायर विथ यूजुअल इनर प्रोडक्ट। ओके, सो आर स्क्वायर में यूजुअल इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक एक्स है विच इज x1 x2 और दूसरा एलिमेंट y है विच इज y1 एंड y2, तो जो हम यूजुअल कह रहे हैं, यूजुअल का मतलब होता है डॉट। तो डॉट का मतलब हो गया हमारे पास कि x1 x2 एंड y1 y2, इसको हम रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं x1 y1 प्लस x2 y2, कॉम्पोनेंट वाइज डॉट मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, इसी को हम यूजुअल कहते हैं। इफ d इज द डिस्टेंस फ्रॉम 1 1 1 टू द सबस्पेस स्पैन ऑफ दिस, मतलब हमारे पास एक सबस्पेस है, मान के चलो ये सबस्पेस है हमारे पास एक, और एक एलिमेंट है हमारे पास 1 1 1। ओके, ये एक सबस्पेस है W, और W जो है वो स्पैन हो रहा है, W जो है वो स्पैन हो रहा है 1 1 0 एंड 0 1 1 के साथ, इससे स्पैन हो रहा है, और हमें इससे डिस्टेंस चाहिए सबस्पेस की। ओके, मान लो यहाँ पे कोई रखा हुआ है, सो सबस्पेस से डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि सबस्पेस के नियरेस्ट पॉइंट पे डिस्टेंस, यहाँ पे एक्चुअली नियरेस्ट पॉइंट ही होता है। यहाँ से ऐसे भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इधर ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा W का, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, नियरेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो वही हमें D फाइंड आउट करना है कि ये जो D है ये कितना आएगा, है ना। और हमें लिखना है 3D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ये 1 1 1 कोई पॉइंट है, और ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, लाइक ये कुछ भी पॉइंट हो सकता है। सो क्या होगा एक्चुअली में, ये कोई भी पॉइंट है ये हमेशा इस सबस्पेस पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं। ओके, सो ए जो भी होगा, ए अगर मान लेते हैं हम, ए कोई भी पॉइंट है, सो ए कोई भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं वो एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है, तो एक्स वाई जेड क्या होगा, इस सबस्पेस के अंदर है, तो एक्स वाई जेड पक्का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, अल्फा टाइम्स ऑफ
110 एन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 011 होगा। ओके, क्योंकि ये एक सब स्पेस में लाई कर रहा है, तो यहाँ का कोई भी पॉइंट अगर हम पिक करेंगे तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट होगा। तो इसी तरीके से ए भी होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पॉइंट। सो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा एंड देन अल्फा प्लस बीटा एंड देन बीटा। ओके, सो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एंड देन बीटा। ओके, अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, अगर हम ये डिस्टेंस निकालें ए और बी का, तो ए और बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, सिंपली किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। सो ए और बी का डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा, देन 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड देन 1 माइनस बीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए और बी का डिस्टेंस। अब ये जो भी डिस्टेंस होगा, ये जो भी डिस्टेंस होगा, ये लाइन यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर हम पिक करेंगे तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, है ना, ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा, सब स्पेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर होना पड़ेगा 110 और 011, क्योंकि इसके कोई भी पॉइंट्स जो हैं वो इसी से स्पैन किए हुए हैं। तो पक्का ये 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड 1 माइनस बीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा 110 से और परपेंडिकुलर होगा, तो इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर होगा 011 से। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूजुअल इनर प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 एंड देन 1 माइनस बीटा इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 अल्फा एन माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट को जब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 एंड देन आएगा हमारे पास 1 माइनस बीटा इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम। सो क्या है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें तो, और अगर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके देखें तो हमारे पास आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल्स टू 4। ये माइनस माइनस एंड माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, सो बीटा इज इक्वल्स टू 2/3। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2/3। नाउ अगर अल्फा की वैल्यू चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस बीटा विच इज 2 माइनस 2/3। तो 6 में से 2 गया 4/3, और जब आप 2 से डिवाइड करोगे सो अल्फा इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, सो अल्फा भी हमारे पास 2/3 हो गया और बीटा भी हमारे पास 2/3 हो गया। ओके, अल्फा भी 2/3 हो गया, बीटा भी 2/3 हो गया। सो इस पॉइंट को निकाल लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, सो 2/3 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2/3 प्लस 2/3 एंड देन बीटा विच इज 2/3। सो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 और 2/3 2/3 4/3 और देन 2/3। ओके, अब हमें डिस्टेंस ही तो चाहिए। सो डिस्टेंस हमारे क्या है, डिस्टेंस तो यही है। डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, डिस्टेंस अगर हमें निकालना है 111 और 2/3 4/3 और 2/3 के बीच में, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आता है 2 माइनस माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर देन प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर एंड प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/3 का स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास 1/9 स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 1/9 1/9। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/9, तो रूट 3/3 ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ओके, सो ऐसे भी देख सकते हैं हम इसको 1/√3 भी कह सकते हैं, 1/√3 आ गया।
ओके, सो डी स्क्वायर जब करेंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, और जब हम 3D स्क्वायर करेंगे तो 3D स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें परपेंडिकुलर से डिस्टेंस निकाल लिया, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया ए बी। ओके, और फिर यहाँ से इस पॉइंट पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट से परपेंडिकुलर होगा, तो इनर प्रोडक्ट को क्या होना पड़ेगा 0। तो इनर प्रोडक्ट जब 0 होगा तो यहाँ से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके दोबारा से उसमें रख के और डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हमारे पास 3D स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और जो कि 3D स्क्वायर की वैल्यू 1 है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। सो M2R एक मैट्रिक्स है 2x2 की। सो M जो है हमारे पास वो 2x2 की एक मैट्रिक्स है, ओवरफिल्ड R। मतलब हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ABCD टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, और जहाँ पे हमारे पास ABCD जो है वो रियल नंबर से होंगे। ओके, देन डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है S, जो कि x को मैप करता है 2x एन प्लस उसके x के ट्रांसपोज पे। ओके, सो ये अगर मैट्रिक्स है तो इसकी बेसिस हमें ले करके फिर इमेज चेक करनी है। तो देखते हैं। सो अगर हम S बेसिस लेते हैं 1000, बेसिस क्या हो जाएगी हमारे पास, बेसिस जो हो जाएगी M2x2 की स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे, विच इज़ 1000, देन 0100, और फिर 0010, और देन 000। ये स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे और इस पर देखने की कोशिश करेंगे क्या आता है। तो 2 टाइम्स ऑफ 1000 एंड देन ट्रांसपोज करेंगे तो वही आ जाएगा 1000। तो ये हो गया हमारे पास 2 + 1 3 3000। सो ये आ गया 300। नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे S ऑफ 0100, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0100 और इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ये हो गया, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2002 एंड देन 10। नेक्स्ट अगर कैलकुलेट करेंगे 0010 को, तो ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ 0010 एंड देन इसका ट्रांसपोज विच इज़ 0100। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 0120, और लास्ट अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0001 को, तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ 0001 एंड देन प्लस 0001। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0003। ओके, सो अब मैट्रिक्स अगर बनाना चाहें तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, टी की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं 3000, और फिर सेकंड को देखते हैं तो सेकंड में आएगा हमारे पास 0210, थर्ड में हमारे पास आएगा 0120 एंड फोर्थ में आएगा 0003। ओके, सो ट्रेस पूछ रहा है हमारे पास, तो ट्रेस यही हो गया, ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रेस ऑफ टी क्या हो जाएगा 3 + 2 + 2 + 3, तो 4 + 6 क्या हो गया 10 हो गया हमारे पास। सो ट्रेस किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ओके, सो ट्रेस यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं विच इज़ 10। बस बेसिस पे हमने इसको रख दिया और बेसिस पे रख करके मैट्रिक्स बना लिया, और मैट्रिक्स से फिर हमने ट्रेस निकाल लिया। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए, क्या गिवन है हमारे पास 9x9 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड देन -2 टाइम्स ऑफ U ट्रांसपोज ऑफ U, ये मैट्रिक्स गिवन है, और लैम्डा और म्यू जो है इसकी 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। ओके, सो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, अगर हमारे पास ये 9x9 की मैट्रिक्स है, सो 1 1 1 ऐसे कुछ हो गया हमारे पास। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। सो ये अगर मैट्रिक्स है ट्रांसपोज, अगर इसका हम करेंगे तो क्या आएगा 1/3 और ये आएगा 1 1 1 1 एंड सो ऑन 1, हर जगह पे 1 है ना। U ट्रांसपोज U अगर कैलकुलेट करें तो
और फिर अगर u ऐसे रख दें यहाँ पे 1/3 1 1 1 एंड सो ऑन 1, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट है तो 1/9 बाहर ले सकते हैं और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हर एक वन से ही मल्टीप्लाई होगा। सो हर जगह पे 1 आ जाएगा, पे हर जगह पे 1 आ जाएगा। ओके, सो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास 1 1 1। ये एक तरह से एक जे मैट्रिक्स बन गई है और ये एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। तो जो मेन मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास ऐसे बनेगी, -2/9 एक्चुअली यहाँ पे 2 u ट्रांसपोज है। सो 2/9 हमारे पास ये मेन मैट्रिक्स बनेगी। अब क्योंकि यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम जानते हैं कि आइगन वैल्यूज अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ए का, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो होगी वो एग्जैक्टली आइगन वैल्यूज ऑफ आई, आइगन वैल्यूज ऑफ आई एंड देन आई कोई भी किसी के भी साथ कॉम्प्यूट कर जाती है, इसलिए माइनस ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ 2/9 2 u ट्रांसपोज 2 u ट्रांसपोज u। ओके, सो आई की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं 1 1, तो सारी आइगन वैल्यूज इसकी क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। ठीक है, और माइनस 2/9 अगर हम बाहर कर लें तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी 9 और बाकी सारी 0, क्योंकि ये जे मैट्रिक्स है और ऑर्डर जो है वो 9x9 की है। तो एक आइगन वैल्यूज इसके ट्रेस का सम, ट्रेस हमारे पास 9 हो जाएगा और बाकी आइगन वैल्यू 0 0 ऐसा कुछ। पर ये 9 जाके 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं फिर आगे में क्या आएगा हमारे पास 1 1 1 ऐसे कुछ। ओके, एंड देन सेकेंड में आएगा हमारे पास 2 0 0 0 0 ऐसा कुछ। ओके, सो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो फर्स्ट में क्या आएंगी -1 और फिर बाकी सारी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी 1 1 1 ऐसा कुछ। तो अगर लैम्डा और म्यू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज तो -1 और 1 ही हो सकते हैं। ओके, तो आइगन वैल्यूज -1 और 1 हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू -1 और म्यू इज इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ लैम्डा माइनस म्यू क्या आएगा -1 विच इज 2। और अगर आप उल्टा भी मानोगे तो भी 2 ही आएगा, देख सकते हो कि आपने अगर लैम्डा को 1 माना और म्यू को -1 माना, तो ये आ जाएगा 1 और माइनस माइनस +1 इज 2। तो अगेन इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ से देख सकते हो हमने बस आइगन वैल्यूज़ निकाला है ए का, और आइगन वैल्यूज़ निकालने के बाद आइगन वैल्यूज़ बहुत आसानी से निकाल लिया हमने, और फिर आइगन वैल्यूज़ निकालने के बाद यहाँ पे रख दिया। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। तो आप कोई भी वीडियोज़ मिस ना करें और आप जल्दी से जल्दी सारी वीडियोज़ देखें, प्रिपरेशन अच्छी करें। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।